इंश्योरेंस की सर्विस होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमको इन सब के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ये जो आपकी पूरी बीएसटी की बुक है ये एक तरीके से आपकी कॉमर्स की जीके है। ये सब टर्म्स आपको आने चाहिए। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट होके बोलो कि मुझे इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता या मुझे बैंकिंग के बारे में नहीं पता, तो लोग समझेंगे कि आपका कॉमर्स लेने का पर्पस ही वेस्ट है फिर। तो ये सब चीजें हमको समझनी है। सर्विसेज के नेचर में हमने 5 नेचर किए थे, इन शॉर्ट पांचों समझाती हूँ। सबसे पहला था इंटैंजिबल। जिसको याद है कल वाली क्लास, ये जिसको सुनाई दे रहा था, वो मुझे बताओ इंटैंजिबल क्या होता है। जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। करेक्ट। इंटैंजिबल एक ऐसी चीज होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो सर्विसेज को आप टच और देख नहीं सकते हो। सर्विसेज को आप क्या कर सकते हो, सिर्फ फील, महसूस कर सकते हो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप समझ रहे हो कि हाँ, अच्छी सर्विस मिल रही है आपको। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ये सोचोगे कि अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है आपको। दैट्स जस्ट अ फीलिंग यू हैव। सिमरन ने भी ज्वाइन किया है। सिमरन इज अ न्यू स्टूडेंट। डीएसटी कर रहे हैं सिमरन, चैप्टर नंबर 4, सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक अभी ने पढ़ी है, विच इज इंटैंजिबल इन नेचर। सो यू हैव टू रिमेम्बर, इंटैंजिबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट था लैक ऑफ क्या चीज, कोई सर्विस बताओ जो टैंजिबल हो। आप वो मूवी देख रहे हो पर सर्विस क्या है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। वो चीज सर्विस नहीं है। सामने थिएटर की स्क्रीन इज नॉट द सर्विस। जो सामने मूवी चल रही है दैट्स नॉट अ सर्विस। सर्विस इज दैट आपको एक एरिया प्रोवाइड किया गया है जहां पे आप कंफर्टेबली बैठ के मूवी देख रहे हो। वो जो प्रोसेस है, वो जो चीज है, वो सर्विस है। थिएटर्स वालों ने आपको सर्विस दी है कि आपके पास एक रूम है, आप उसमें बैठो, सामने बिग स्क्रीन पे आप मूवी देखो। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस। Neither the chair is the service nor the screen is the service. Service is what they have provided you, the comfort they have given. बार्बर में क्या होगा, वो आपके बाल काट रहा है, वो एक सर्विस है। उसकी स्किल्स है ना जिससे वो हमारे बाल काट रहा है। स्किल्स की बात कर रहे हैं। अब वो स्किल देख नहीं सकते हो। वो आपका हेयर कट करा, ये नहीं कहोगे कि मैं उसको बाल काटते हुए देख रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहे हैं हम। बट वो जो सर्विस है, बाल कट जाएंगे उसके बाद आप देखोगे कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो उसने जो ओवरऑल सर्विस प्रोवाइड किया आपको, आप वो देख रहे हो। ठीक है। हम्म। तो ये एक प्रोसेस है एक्चुअली जिसको आप देख नहीं सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ होमोजेनिटी। होमोजीनियस वर्ड का मतलब साइंस में से हमने निकाला था। होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है सेम। लैक ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि हर एक सर्विस सेम नहीं होती। ये पॉइंट्स हम कल कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा ब्रीफ में करवाऊंगी। बट क्योंकि कल काफी बच्चे नहीं थे इसलिए रिपीट भी कर रहे हैं हम। लैक ऑफ होमोजेनिटी मतलब कि सर्विसेज सेम नहीं होती। डिफरेंट पर्सन होते हैं तो डिफरेंट सर्विस होती है। अलग अलग बाबर्स के पास जाओगे तो अलग अलग सर्विस होगी। विनय थिएटर में जाओ या ओम सिनेप्लेक्स में जाओ, सर्विसेज अलग होगी। मैं पढ़ा रही हूँ या सर पढ़ा रहे हैं, सर्विस अलग अलग होगी। डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस देते हैं। कोई भी पर्सन एग्जैक्टली सेम सर्विस नहीं देता। आप एचडीएफसी बैंक में जाओ, आप कोटक बैंक में जाओ, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओ, सबकी सर्विस जो है वो अलग होगी। सो सर्विसेज कभी भी सेम नहीं होती। जो गुड्स होते हैं, चीजें होती हैं, वो सेम होती हैं। मेरे पास एक पेन है साइनोसॉफ्टेक्स का, आपके पास भी पेन है साइनोसॉफ्टेक्स का, तो वो एकदम सेम होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेम होगी।
पर मैंने सपोज नमन को प्राइवेट में पढ़ाया या मैंने सपोज श्रुति को प्राइवेट में पढ़ाया, तो हो सकता है कि मैंने इन दोनों को जो सर्विस दी है वो डिफरेंट सर्विस है। तो सर्विसेज आर नेवर सेम, दे आर ऑलवेज डिफरेंट। कल जो मैंने पढ़ाया था, आज जो मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें भी फर्क है। तो सर्विसेज लैक इन होमोजेनिटी, दैट मीन्स दे आर नेवर सेम। यस तनीषा, होटल्स में आप जाओ, सेम होटल में आज जाओ, अच्छा लगा, मम्मी पापा को लेके जाओ, शायद वो तब अच्छी सर्विस ना दे। फैक्ट है। थर्ड इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। यू कैन नॉट स्टॉक द सर्विस। अब कल जो क्लास में प्रेजेंट था, उन्होंने उस टाइम पे वो सर्विस लेके समझ लिया। वो मैं रिपीट कर रही हूँ, अभी वो बात एक अलग है। लेकिन जो मैंने कल सर्विस दी, उसको कोई स्टोर नहीं कर रहा। ये स्टॉक नहीं है जिसको रख दिया और बाद में काम आएगा। डॉक्टर अभी आपको ट्रीट कर रहा है, वो अभी आपको सर्विस दे रहा है, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो। सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एज एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। जब सर्विस दे रहे हैं, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप तुरंत वहां से सुन रहे हो और वो सर्विस का प्रोसेस खत्म हो रहा है पूरा। So you don't store the service like you store the goods. चीजें स्टोर करके रख सकते हैं हम, पर सर्विस स्टोर करके नहीं रख सकते। Fourth point is non-transferability और inseparability. That means आप सर्विस प्रोवाइडर से उसकी सर्विस सेपरेट नहीं कर सकते हो। कोई एक आर्टिस्ट है, आप उसके अंदर से वो आर्ट नहीं निकाल सकते हो। किसी को कैलीग्राफी आती है जैसे, तो आप वो कैलीग्राफी की स्किल उस इंसान से बाहर नहीं निकाल सकते हो। एक डॉक्टर है, आप उसकी नॉलेज उसके दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकते हो। सो यू कैन नॉट सेपरेट द सर्विस फ्रॉम। एंड द लास्ट पॉइंट इज, सर्विस सिर्फ तभी दी जाती है जब सामने कोई पर्सन वो सर्विस ले रहा है। जैसे मैंने कल एग्जांपल में भी बताया था, हाल फिलहाल आप लोग कनेक्टेड हो, मैं आपको समझा रही हूँ, आप सुन रहे हो। कुछ बच्चे हैं जो शायद नहीं भी सुन रहे, बट एटलीस्ट देयर आर पीपल हु आर लिसनिंग। सो सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जब वो प्रोवाइड कर रहे सर्विस, देयर मस्ट बी द अदर पर्सन हु इज पार्टिसिपेटिंग। डॉक्टर है तो सामने पेशेंट होना जरूरी है, टीचर है तो सामने स्टूडेंट होना जरूरी है, बार्बर है तो सामने कस्टमर होना जरूरी है, थिएटर है तो सामने कस्टमर होना जरूरी है। सो वन पर्सन की चीज नहीं होती सर्विस। सर्विस इज ऑलवेज ए टू वे कम्युनिकेशन। तो सामने वाले पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अकेले कमरे में बैठे बैठे बोलती रहूं, दैट्स नॉट अ सर्विस। सामने कोई होना चाहिए। ठीक है इतना। यही सारी चीजें गुड्स और सर्विस में डिफरेंस थी। जैसे सर्विस को टच नहीं कर सकते, तो भाई आप गुड्स को टच कर सकते हो। जैसे सर्विस में आप स्टॉक नहीं रख सकते हो, गुड्स को आप स्टोर करके गोडाउन्स में रख सकते हो। सर्विस को प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते, गुड्स को आप उसको सेपरेट कर सकते हो। सर्विस स्टैंडर्डाइज तरीके से नहीं होता, गुड्स जो है वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, सेम होते हैं। सर्विस एक प्रोसेस है, गुड एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है। सर्विस हेट्रोजीनियस होता है, गुड्स होमोजीनियस होते हैं। सर्विस में उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप उसके मालिक हो तो आप ही रहोगे, आप डॉक्टर हो तो आप ही उसके ओनर रहोगे। गुड्स के अंदर जैसे आप वो गुड्स सेल करते हो, तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। एक बार ये 7 पॉइंट्स देखो, अगर इनमें से कोई भी रिपीट करना है तो मुझे बताओ। कल हमने यहाँ तक किया था, इतना क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं।
आया ये समझ में? चक्षु, सिमरन, इतना क्लियर हुआ? एंड पीपल जो कल एब्सेंट थे, आगे बढ़ते हैं। चलो, कुछ भी नहीं आए मुझे बोलना। और मुझे वो टेस्ट लेना है आपका इको का, लॉ ऑफ डिमांड का। पर आप एक बार अपने अकाउंट्स का टेस्ट कर लो, फिर उसके बाद लेती हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ सर्विस। अलग अलग टाइप्स ऑफ सर्विस होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिजनेस सर्विस। तीन तरीके की सर्विस: बिजनेस, सोशल, पर्सनल। बिजनेस सर्विस, जैसा उसका नाम, ये बिजनेस कैरी करने के लिए काम आती है। जैसे कि बैंक्स की सर्विस एक बिजनेस सर्विस है। इंश्योरेंस हम लेते हैं, वो पर्सनल भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन भी पर्सनल और बिजनेस दोनों हो सकता है। एंड वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। सो बिजनेस सर्विस क्या हुआ? ऐसी सर्विस जो बिजनेस के लिए काम आती है। अब यहाँ पे टीचर और डॉक्टर की सर्विस नहीं कह रहे हम बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए जो सर्विस होती है वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सोशल सर्विस। सोशल वर्ड का मतलब होता है सोसाइटी। तो जो सर्विस सोसाइटी के गोल्स को अचीव करती है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में काम आती है, वो हमारी सोशल सर्विस होती है। जैसे कि एनजीओ की सर्विस, जैसे कोई चैरिटी, कोई ट्रस्ट हो गया, तो वो सोशल सर्विस है। एंड थर्ड इज पर्सनल सर्विस, जो आप खुद के लिए लेते हो। आप पार्लर जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप सैलून जाते हो, टूरिज्म करते हो आप, ये सारी आपकी क्या है? पर्सनल सर्विस है। ऑफ कोर्स चैप्टर के अंदर हमको पर्सनल सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको टूरिज्म के बारे में नहीं बताएंगे। ऑल्सो ना हमको सोशल सर्विस का कुछ काम है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस सर्विस। सो जो तीन काइंड ऑफ सर्विस होती हैं, बिजनेस, सोशल और पर्सनल, इसमें से चैप्टर के अंदर बिजनेस सर्विस आएंगे। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। 50-60% आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये सब क्या होता है। 30-40% मैं आपको ब्रश अप करके सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग करते हैं सर्विस की बात, बैंकिंग की। थोड़ा बहुत डिस्कस करके करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की नॉलेज कितनी है। पहले मुझे बताओ, बैंक्स का मेन काम क्या होता है? क्या होता क्या है? बैंक क्या होता है? वेयर मनी इज केप्ट, जहां पे हम पैसा रखते हैं। ठीक है। बैंक और कोई काम भी करता है क्या? करेक्ट, संस्कार लोन देता है। दोनों चीजें आपने एकदम सही बताया। करेक्ट, लोन। बैंक का मेन फंक्शन होता है, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है उसके पास से बैंक अपने पास रख लेता है डिपॉजिट के नाम पे। करेक्ट वेदांत, हमारा अकाउंट वो हैंडल करता है फिर। और जो पैसा हम रखते हैं बैंक में, बैंक उन्हीं पैसों को आगे जिसको जरूरत होती है लोन के तौर पे दे देता है। तो बिल्कुल सही बताया। ट्रांसफर करना होता है तो भी बैंक करता है। करेक्ट है। आज हम एक दूसरे को पेमेंट्स कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऑनलाइन कौन हेल्प कर रहा है? बैंक हेल्प कर रहा है। सो बैंक की डेफिनेशन करनी है। बैंक, देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का। इसके अंदर बैंक की डेफिनेशन गिवन है। बैंक का मेन काम होता है पैसा एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट मतलब मनी, फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। मतलब बैंक का मेन काम क्या होता है? जिसके पास सरप्लस पैसा होता है उससे ले लो, जिसके जो नीडी पर्सन है उसको लोन के तौर पे दे दो।
तो यहाँ बीच में बैंक है, एक्स्ट्रा पैसे बैंक में लोग जमा करवा रहे हैं, ये वाला पैसा बैंक आगे जरूरतमंद वालों को लोन देता जा रहा है। कोई मुझे बता सकता है बैंक पैसा कमाता कैसे है? इंटरेस्ट। करेक्ट, करेक्ट। बैंक चार्जेस से कमाता है, पर वो एक्स्ट्रा वाला कमाता है, इतना ज्यादा नहीं कमाता। मेन बिजनेस बैंक का इंटरेस्ट का होता है। एक बार डिटेल में बताओ इंटरेस्ट से कैसे कमाई होती है? इंटरेस्ट देने का और इंटरेस्ट लेने के बीच का डिफरेंस है उससे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जिसको बैंक ने लोन दिया है ना, ये बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा, और बैंक जिसने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है बैंक उसको इंटरेस्ट पे करेगा। लोन वाले से बैंक सपोज 8% ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है, और डिपॉजिट होल्डर्स को बैंक सिर्फ 2 या 3% इंटरेस्ट पे करता है। डिफरेंस अमाउंट इज देयर अर्निंग, ये पता होना चाहिए हमको। आज अगर आप सोचो कि आपने जितना बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, इफ यू आर सिक्योर्ड कि भाई बहुत अच्छा, हमने तो बैंक में हमारे अकाउंट में पड़ा है इतना पैसा, इतना कैश, दैट्स रॉन्ग। हमारा पैसा बैंक में नहीं पड़ा, बैंक वो दे चुका है किसी को आगे लोन के तौर पे, अगर कोई सामने पर्सन आया हो लोन लेने के लिए तो। पर वो क्या होता है, बैंक हर एक डिपॉजिट होल्डर का थोड़ा थोड़ा परसेंट कैश अपने पास रखता है। मेरे डिपॉजिट का 10-12% रखा हुआ है, आपके डिपॉजिट का बाकी सारा वो लोन दिए जा रहा है, लोन दे रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है बैंक के पास, उस इंटरेस्ट में से 1-2% हमको दे देता है, बाकी का बैंक कमाता है, उसी बेसिस पे वो सबकी सैलरी वगैरह पे करता है। तो ये आपने बिल्कुल करेक्ट अंडरस्टैंड किया। अब हमारे पास क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 4 होने चाहिए, 5 है, 5वां तो मिक्स का ऑप्शन है तो 4 है। अच्छा पहले ये 2 डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? करेक्ट। और करंट वाले में? करेक्ट। ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों है? परफेक्ट, परफेक्ट। देखो 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। आज आप एज अ स्टूडेंट कोई अकाउंट खुलवाओ, या मैं एज अ टीचर या एज अ पर्सन अकाउंट खुलवाऊं, तो मेरा सेविंग्स अकाउंट खुलेगा और आपका भी। सेविंग्स अकाउंट इज लाइक कि जिन्होंने पैसा सेव करना है, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो जब भी उनके पास सेविंग्स आती है वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। फॉर दोज पीपल इट्स दिस इज द अकाउंट। एक्स्ट्रा पैसा होता है, डाल दो पैसा बैंक में, अगर आपको जरूरत पड़ती है विड्रॉ कर लो, एक ही बात है। छोटे छोटे पैसे डाल भी सकते हो, 100, 200, 500, 1000, 10,000 निकलवा भी सकते हो। निकलवाने के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, बैंक में जाके विड्रॉल स्लिप भी होती है, एटीएम कार्ड भी अवेलेबल होता है, और चेक बुक से भी आप विड्रॉ कर सकते हो। इसमें फर्क ये होता है कि इसमें आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, ये आपकी बुक में लिखा है। बोलो बोलो, सुन रही हूँ। माइक ऑफ है नमन आपका। लिमिटेड नंबर ऑफ विड्रॉल्स होते हैं, करेक्ट। नहीं ना, लिमिटेड नंबर ऑफ मतलब कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही निकाल सकते हैं उससे। यस, आप एटीएम में जाओ, 20-25 हजार हर बैंक की अलग अलग लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो सेविंग्स अकाउंट का पर्पस क्या है, वो पर्पस समझो। इसका पर्पस है कि आप पैसा जमा करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, तो आपको रोज रोज पैसा निकलवाना फिर डालना इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो सेविंग्स अकाउंट में बैंक क्या बोलता है कि आप हमारे पास सेविंग्स का खाता खुलवाओ, जब जब तुमको पैसा डिपॉजिट करवाना है करवाओ, कभी कभी जरूरत भी पड़ती है ऑफ कोर्स तो वो विड्रॉ करवाओ, बट उन्होंने आपको एक लिमिटेड नंबर और लिमिटेड अमाउंट बता रखी है कि आप इतना विड्रॉ करवा सकते हो। ये जो आप सेविंग्स डिपॉजिट करते हो, इससे आपको इंटरेस्ट मिलता है। एक सेकेंड पार्थ, फिनिश करने दो फिर आप बोलना। माइक ऑफ करो। ये जो इंटरेस्ट है हर बैंक का डिफरेंट होता है,
कोई बैंक 3% देता है, कोई बैंक 4-5% देता है। जितने टाइम पीरियड के लिए आपका पैसा आपके खाते में होता है, उस हिसाब से आपको जनरली 3 मंथ्स में बैंक इंटरेस्ट पे करता रहता है। सो सेविंग्स अकाउंट का पर्पस ये है कि लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा सेव हो रहा है तो बैंक में डिपॉजिट करवा दो, तुमको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो इंटरेस्ट है ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट अमाउंट तो नहीं है। तो अपन लोग जो सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं वो ऐसे सोच के नहीं करवाते कि ब्याज मिलेगा, खास नहीं मिलता। पर ये होता है अपन को कि कैश इज वेरी रिस्की टू कीप, इसलिए हम वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं फॉर अ सेफर साइड। तो आपका, मेरा, हमारी मम्मी का जो भी अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पे एफडी की बात लिखी है पर एफडी फोर्थ पॉइंट है, तो जब ये फोर्थ पॉइंट समझाऊंगी तब ये वाली लाइन बताऊंगी। तो सेविंग्स अकाउंट हमने किया। अभी पार्थ आप बोलो, कुछ पूछ रहे थे? दीदी, जो हम लोग जितना पर्टिकुलर अमाउंट निकाल सकते हैं वो पर मंथ का आता है कि पर डे का? पर मंथ का भी होता है, पर डे का भी होता है। मंथली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और पर डे का भी होता है अमाउंट। अगर आप उससे ज्यादा निकालते हो या ट्रांजैक्शन करते हो तो चार्ज लगता है। ठीक है, तो पहला टाइप ऑफ अकाउंट हमने किया सेविंग्स अकाउंट। जब कभी भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो ना जनरली, तो वो आपको, जब आप सेव करते हो कि ये हमारा पेयर है, हमको उसको पे करना है, तो वो पूछता है कि ये सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो अगर किसी इंसान का नाम होता है ना तो वो सेविंग्स अकाउंट होता है। जैसे मैं खुशबू गर्ग के नाम से आपको अकाउंट भेजती हूँ फीस पेमेंट के टाइम पे, तो वो जो खुशबू गर्ग है, क्योंकि वो सिर्फ मेरा नाम है, तो वो सेविंग्स अकाउंट है, वो आपको पता चलता है। अगर वहीं पर मैं आपको ऐसे भेजूं कि वो खुशबू एलएलपी, एलएलपी याद है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चैप्टर 2 में, तो ये बिजनेस है। तो जैसे ही आपको ये एलएलपी नाम पता चलता है, यू गेट टू नो कि वो करंट अकाउंट है। करंट अभी सिखा रही हूँ दीदी, जी। सेविंग्स अकाउंट में हम ज्यादा अमाउंट भी नहीं डाल सकते ना, क्योंकि मीन्स बैंक से क्वेश्चनिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है कि इतना पैसा कहाँ से आया है। नहीं नहीं, आप डिपॉजिट तो कितना मर्जी कर सकते हो, आपके अकाउंट में कितना भी पैसा हो सकता है। बट यस, जो आपने बाद की लाइन बोली वो करेक्ट है तनीषा। क्वेश्चनिंग आता है जब कभी भी 50,000 से ज्यादा अमाउंट या कम अमाउंट, ज्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, कम का नहीं, तो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। क्वेश्चन रेज होता है कि इतना फंड तुम्हारे पास कहाँ से आया। क्योंकि देखो, सेविंग्स अकाउंट का पर्पस क्या है कि जो कुछ कर नहीं रहा है या जो थोड़ा बहुत कर रहा है वो पैसा सेव कर रहा है। दे हैव अ कॉन्सेप्ट दैट वी आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस। सेविंग्स है तो अचानक से तुम्हारे पास 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख पैसा कहाँ से आ रहा है, वो आपको मना नहीं करते, वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड आंसर है तो आप जवाब दे सकते हो। अगर हमारे पास नहीं होता दीदी, तो अपन टुकड़ों में डिपॉजिट करते हैं। बोलो। दीदी का हमें जवाब ही नहीं देना है, हम लोग को डायरेक्ट फुल एक बार में डिपॉजिट कर देना है। क्या क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। दीदी, अगर हमें उनका क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, हमें पूरे पैसे एक बार में डिपॉजिट कर देने हैं तो? नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों चीजें नहीं कर सकते। या तो अगर आप क्वेश्चनिंग से बचना चाहते, हाँ, टुकड़ों में करना नहीं, पड़ेगा। अगर हमें टुकड़ों में नहीं करना है, एक बार में फुल कर देना है, और उनके वो पूछते हैं कि इतना पैसा क्यों कर रहे हो और हमें जवाब नहीं देना है तो? नहीं तो ऐसा नहीं होगा ना बेटा, दोनों चीजें कैसे आपकी मानी जाएगी? ना तो आपको जवाब देना, ना आपको टुकड़ों में करना, ऐसा नहीं होता। या तो जवाब दो या तो फिर जवाब से बचना है तो 49,000 की ट्रांजैक्शन करो, ताकि वो 50,000 अबव ट्रांजैक्शन जाए ही ना, और आप टुकड़ों में हर रोज 49,000 करके डिपॉजिट करवाओ। दीदी, हाँ जी। मुझे एक बार ऐसे फ्रॉड मैसेज आया था, उसमें बोला, उसने ऑडियो मैसेज में कि आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख डिपॉजिट कर दिए हैं। तो हाँ, तो मम्मी ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, बैंक से अभी तक फोन आता था कि इतने पैसे आपके अकाउंट में कैसे आए। नहीं नहीं, हाँ वो बिल्कुल करेक्ट बात है, वो तो ऑफ कोर्स फ्रॉड ही मैसेज है। वो ऐसे मैसेज पे तो ध्यान नहीं देना, बैंक के प्रॉपर पर्टिकुलर मैसेजेस आते हैं। नहीं, दीदी, उसने बोला कि डिपॉजिट हो चुके हैं, तो मम्मी ने बोला कि अभी तक तो बैंक से फोन आता था क्योंकि इतना बड़ा हम्म, अमाउंट कि आपके अकाउंट में आया कैसे। यस, क्वेरी आ जाती है। चलो। दीदी, हाँ जी।
दीदी एक क्वेश्चन था दीदी, जैसे सेविंग्स में कि हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ विड्रॉ ही कर सकते हैं, हम्म। पर अगर हम लोग वाया कार्ड पेमेंट करें तो उसमें सर कुछ लिमिटेड नहीं है ना? नहीं, कैश विड्रॉल की बात है वो कार्ड पेमेंट्स आप कितनी भी कर सकते हो, वो अलाउड। सेकंड करते हैं करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है जो बिजनेसमैन का अकाउंट होता है। अब आप अपने माइंड में समझ सकते हो कि यहाँ पे पर्सन सेव करने के लिए नहीं है, इस पर्सन को धंधा करना है, बिजनेस करना है। बिजनेस वाले पर्सन को एक दिन में 50 ट्रांजैक्शन भी करनी पड़ सकती है, या हो सकता है एक भी ट्रांजैक्शन ना हो। दीदी दीदी आपका माइक बंद है। ओ सॉरी, फिर से बताती हूँ, आई डोंट नो कब से माइक बंद था। सो करंट अभी अकाउंट एक होल्डर्स, मिनट। कोई बात नहीं। करंट अकाउंट होल्डर इज फॉर अ बिजनेसमैन। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड मिलते हैं, आप कितना भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट ना मिलने का रीजन ये है कि यहाँ पर एक दिन में 10 लाख रुपए आ भी सकते हैं, उसी शाम को जा भी सकते हैं, नेक्स्ट डे फिर आ सकते हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ बैंक टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, एंड द पर्पज ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट टू अर्न इंटरेस्ट बट टू गेट a service of unlimited number of transaction। दीदी तो यहाँ पर आप कितना भी ट्रांजैक्शन करो, कितनी भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करो, विड्रॉल्स करो, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि आपने ये अकाउंट ही इसलिए खुलवाया है ताकि आप प्रॉपरली बिजनेस कर सको। सो दो फीचर्स, पहला तो ये बिजनेसमैन का अकाउंट होता है, दूसरा इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, इनफैक्ट इसके ऊपर चार्ज लगता है। दीदी माइक बंद है। बैंक इतनी सर्विस देता है तो वो उसके ऊपर चार्ज लगता है, ठीक है। और एक और चीज, ओवरड्राफ्ट वाली बात बताई थी किसी ने, तो शायद नमन ने या जिसने भी, ओडी की फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स में प्रोबेबली टर्म सुना होगा या नहीं, आई डोंट नो। ओवर मीन ज्यादा, ड्राफ्ट मीन्स विड्रॉल। दैट मीन्स आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे ओवर एंड अबव पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ करंट अकाउंट एंड मैं अभी किसी को मुझे 10 लाख रुपीज पे करना है, मेरे अकाउंट में हाल फिलहाल 8 ही लाख रुपया है, तो बैंक मुझे अलाउ कर देता है मेरी क्रेडिट वर्दीनेस को देखकर, इवन इफ आई हैव ओनली 8 लाख रुपीज इन माई अकाउंट, आई कैन मेक अ पेमेंट above this balance, which is known as overdraft facility. Over and above your balance you can make the payment। रीजन यही है, गुडविल कह सकते हो, सॉल्वेंसी कह सकते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कह सकते हो, बेसिकली हाउ मच मनी यू हैव। अभी तो मुझे ऐसा कोई वर्ड और याद नहीं आ रहा, क्रेडिट वर्दीनेस ही बोलते हैं। कोई वर्ड हो तो आपके माइंड में तो मुझे बताओ, तो मैं बताती हूँ कि वो बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, कोई मुझे ध्यान में आता है तो मैं बताती हूँ। जनरली क्रेडिट वर्दीनेस ही यूज होता है, उसका मतलब होता है कि आप केपेबल हो पे करने की या नहीं हो। तो अगर आपके अकाउंट में हर रोज कुछ ना कुछ अच्छी खासी अमाउंट आती रहती है, जस्ट फॉर टुडे आपको जरूरत पड़ रही है, तो बैंक आपको अवेलेबल कर देता है वो फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट में अवेलेबल होती है, सेविंग्स अकाउंट में नहीं होती, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये जो ओडी फैसिलिटी दी है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करके पैसा आपसे लेता है। कोई इंटरेस्ट इस पे होता नहीं है, इनफैक्ट इस पे सर्विस का चार्ज लगता है। स्टेटमेंट भेज दी जाती है होल्डर को हर हफ्ते, हर 15 दिन या हर महीने में, वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक कैसा है, उस हिसाब से आपको स्टेटमेंट्स आती रहती है। स्टेटमेंट्स तो आपको सेविंग्स अकाउंट वालों की भी मेल में आती रहती है, हर महीने आती रहती है। सम टाइप्स ऑफ अकाउंट कर रहे हैं, वी गो अ लिटिल स्लो इन बीएसटी बिकॉज आई वांट कि लिखा हुआ तो आपको आ ही जाएगा समझ में, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए।
सो दो तरीके के अकाउंट्स हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो आपका या मेरा होता है, जिनको पैसा सेव करना है, इनको इंटरेस्ट मिलता है अपने अकाउंट अमाउंट पे। सेकंड इज करंट अकाउंट, जो बिजनेस वालों का होता है, जिनको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा चाहिए, इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता, रादर ये इतनी सर्विस दे रहा है बैंक उनको, उसके लिए ये चार्ज पे करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ आर समवेयर कनेक्टेड। वन इज नोन एज आरडी, अनदर वन इज नोन एज एफडी। कभी सुना है इन दोनों के बारे में? बताओ बताओ। एफडी सुना है। एफडी सुना है? एफडी क्या? हाँ पार्थ बताओ। हाँ हियर। मतलब जब डिपॉजिट होता है तो उसका मतलब अगर कोई बैंक में ट्रांसफर आता है तो वो हर मंथ अमाउंट पे करते हैं और जैसे एफडी होती है जैसे कि 10 ईयर्स की एफडी है तो वो 10 ईयर्स तक हर महीने पे करता रहेगा और उसको उसके उस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। और मतलब जैसे कि 10 साल का है, 10 साल का स्पैन हो एफडी का तो 10 साल तक पैसे भरेगा और 10 साल के बाद उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। जो आप थोड़ी आपकी वॉइस लो आ रही थी, जो आपने 10 इयर्स बोला है वो 10 इयर्स फिक्स नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो कितने टाइम पीरियड के लिए आपको करना है। बाकी आपने 5 ईयर्स के लिए करना है, किसी को 20, 10 करेक्ट, परफेक्ट जो परफेक्ट। अमाउंट आपको यस, अभी मैं भी एक बार रिपीट कर देती हूँ क्या होता है आरडी और एफडी। रेकरिंग डिपॉजिट, री अक्कर वर्ड से ये बना हुआ है, विच इज रेकरिंग। इसका मतलब होता है कि आपको पैसा बार बार जमा करवाना है, री अक्कर। तो जनरली आपको हर महीने एक अमाउंट, जो भी अमाउंट आप बोलते हो, इन्होंने 100 रुपए बोला है, तो हर महीने 100 रुपए जमा करवाने हैं आपको। आपको ऐसा लगता है 100 नहीं, आप अपनी सैलरी का 500 रुपया सेव करना चाहते हो, 1000 रुपया सेव करना चाहते हो, 5000 रुपये हर महीने सेव करना चाहते हो, वट एवर योर कैपेसिटी इज। बात यह है कि आपको उतना पैसा हर महीने जमा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, री अक्कर। और आपको ये बताना है बैंक को कि आप कितने टाइम पीरियड तक ये करने वाले हो। हर महीने, 6 महीने तक, 1 साल तक, 5 साल तक, वो टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। तो टाइम और अमाउंट, ये दो चीजें आपको डिसाइड करनी होती है। बैंक के पास अलग अलग चार्ट होता है, उनके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो हर महीने आप कुछ अमाउंट फिक्स करते हो कि हम आपको इतना पैसा पे करेंगे। बैंक वो पैसा इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, और क्यूमुलेटिव नेचर के अंदर आपको जितना टाइम आपने बोला है, जब वो टाइम पीरियड मेच्योर हो जाता है, आपको आपका इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है। तो ऐसे होता है ना, काफी लोग ऐसे होता है जो सोचते हैं कि यार हमसे तो सेविंग होती नहीं है, तो हर महीने की सैलरी में से एक अमाउंट का आरडी खुलवा लो। सैलरी आई 1 लाख रुपया, 20 हजार की आरडी खुलवा रखी है, 20 हजार डायरेक्टली सेव। तो ये सेव करने का एक तरीका है, जहां पर आप एक साथ बड़ी अमाउंट नहीं दे सकते, तो हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट दो, ताकि अच्छा इंटरेस्ट भी मिले और आपका पैसा भी सेव हो जाए। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सेविंग्स के कंपैरेटिवली, सेविंग्स अकाउंट के कंपैरेटिवली हाई होता है। अगर सेविंग्स में 2 या 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो आरडी के अंदर आपको 4 या 5% मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड। सो आरडी की जो क्वालिटी है वो ये है कि इसमें पैसा हर महीने डिपॉजिट करना होता है आपको। और एफडी, फिक्स डिपॉजिट, ये भी है तो वैसा ही, लेकिन इसके अंदर एक ही बार पे करना होता है पैसा। जितना पे करना है एक बार पे कर दो, बैंक को बता दो कि हम इतने टाइम पीरियड तक ये पैसा डिपॉजिट रखेंगे। जैसे अगर आप बोलो कि ये लो मेरे 50,000 रुपीज, मुझे ये 50,000 रुपीज 1 ईयर तक नहीं चाहिए, तो मेरे 1 ईयर तक की उसकी एफडी करवा दो। तो फिर आप वो 1 साल तक वो 50,000 रुपए नहीं ले सकते, वो आपके बैंक में पड़े रहेंगे सेफ। जब 1 साल खत्म हो जाएगा तो आपको 50,000 तो मिल ही जाएगा, उसके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। क्योंकि आप अपना पैसा बैंक को दे रहे हो और वो भी आप यूज भी नहीं करने वाले हो 1 साल तक, बैंक आपको सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट में,
पर उसमें फिर आपकी मर्जी होती है, आप कभी भी कैश विड्रॉ कर सकते हो। उससे थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आरडी में, और सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एफडी में। मैंने गलती से मतलब थोड़ा यस आरडी यस, आपने एवरी मंथ वाला बोल दिया था एफडी में, बट आई गॉट कि आपने जब समझाऊंगी तो आप समझ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये लाइन स्किप करवाई थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग्स इज जनरली लोअर देन एफडी। फिक्स डिपॉजिट, उसका नाम ही मतलब कम तो नहीं कर सकते हो, करना तो पूरा ही पड़ेगा, वरना वो आरडी टूट जाएगी आपकी, वहां पे पॉज लग जाएगा। और अगर आप ज्यादा करते हो तो ऐसा नहीं होता कि बीच महीने में ज्यादा पे कर दो। अगर आपने 10,000 की एफडी आरडी करवा रखी है और आप बोलो कि मुझे 15 डिपॉजिट करना है, तो ऐसा नहीं होता। उस आरडी में हर महीने 10 ही जाएगा। आपके पास इस महीने 5 एक्स्ट्रा आ गया तो बैंक को कह देना कि अगले महीने का 5 और दे दूंगी, 5 ये वाला ले लेना। वैसे आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि एक इंस्टॉलमेंट 10 की डाल दी तो अगली इंस्टॉलमेंट 15 की डाल दी, ऐसा नहीं होता, तो टूट जाती है आरडी, तो फिर वो पॉज कर देते हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है और प्रिंसिपल तो ऑफकोर्स मिल ही जाती है। जैसे एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, आपने उस हिसाब से 6% के हिसाब से करवाया, बट आपने 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करना बंद कर दिया, तो आपको वो 6% नहीं मिलेगा। फिर 2 मंथ्स के हिसाब से जो 2-3% बनेगा वो देंगे। जितना कम टाइम। हाँ 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 हाँ, जनरली हम ऐसा करवाते हैं कि जो हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है ना, उसी को कनेक्ट करवा देते हैं आरडी से, और बैंक को हम ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हर महीने हमारे सेविंग्स में से इतना पैसा कट कर लेना, तुम ऑटोमेटिकली। वो इजी पड़ता है, क्योंकि वॉट एवर इज द केस, सैलरी वगैरह आती है तो वो सेविंग्स अकाउंट में डायरेक्टली आती है, तो बार बार हर महीने बैंक में जाना पॉसिबल नहीं होता। तो जनरली हम वो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि सेविंग में से ही कट कर लेना तुम पैसा। तो कम की भी बात नहीं है उसमें, फिर ज्यादा की भी बात नहीं है, सेम अमाउंट फिक्स होता है। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो मिल ही जाता है, बट एफडी आपने क्यों करवाई होती है? बिकॉज आप वो अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हो। अगर आप बीच में कहीं पर भी एफडी तोड़वा देते हो तो भी आपको इंटरेस्ट लॉस होता है। तो पैसा आप निकलवा सकते हो पर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता जिस पर्पस के लिए आपने एफडी रखी हुई होती है। ऐसा इसीलिए बोलते हैं, अगर स्पेयर मनी है और नहीं चाहिए वो पैसा उतने टाइम पीरियड के लिए, तो एफडी करवा दो। करवा सकते हो, रिन्यू करवा सकते हो, वो एक ही बात है ना बेटा। पैसा ले लो, फिर वापस बैंक को कह दो इतने रुपीस की एफडी करवा दो, या बैंक काफी बार ऑप्शन भी दे देता है इसी को रिन्यू करना चाहते हो कि नहीं, तो आप कह दो हाँ रिन्यू कर दो, हो जाता है, वो एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और फिफ्थ भी लिखा हुआ है। फिफ्थ इज मल्टीपल ऑप्शन, ये एक तरीके का कोई अकाउंट नहीं है, ये मतलब मिक्स है। यस वेदांत, आप कह रहे हो कि वो हमारा पैसा हम रख सकते हैं, यस। कैश विड्रॉ करना चाहते हो कैश ले लो, आपको लगता है ये अभी भी जरूरत नहीं है आपको, तो वापस एफडी करवा दो, आपकी मर्जी है। सो मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट, आई डोंट थिंक ऐसा कोई रखता है ये मल्टीपल ऑप्शन वाला, बट इसके अंदर आप ऊपर वाले जो अकाउंट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन रख सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया ना, आप कंबाइन कर सकते हो, जैसे सेविंग्स और एफडी को। कैसे कंबाइन किया? आपने बैंक वाले को बता दिया कि भाई मेरे सेविंग्स में ना 10 लाख रुपए तक का पैसा रखना, 10 लाख मैं अजम्पशन बता रही हूँ, कोई भी अमाउंट आप बोल सकते हो, इसके ऊपर जो भी पैसा आए ना वो एफडी में डालते जाना, तो वो कॉम्बिनेशन है। या जैसे मैंने अभी आपको आरडी का बताया कि आपको हर महीने बैंक में जाना तो पॉसिबल नहीं होता, वी हैव बिजी लाइफ, हम बैंक को बोल देते हैं कि हमारे सेविंग वाले में से ही पैसा कट करते रहना, तो हम मर्ज कर देते हैं अकाउंट्स को। तो लास्ट ऑप्शन आपका वही है, मल्टीपल ऑप्शन, वेयर यू कैन मर्ज
the above 4 different type of accounts. So 4 तरीके के अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट जो हमारा है जिसपे इंटरेस्ट मिलता है, दूसरा होता है करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन का होता है जिसपे इंटरेस्ट नहीं मिलता, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मिलती है, तीसरा होता है रेकरिंग डिपॉजिट जिसमें हर महीने पैसा जमा करवाना होता है, और चौथा होता है फिक्स डिपॉजिट जिसमें एक बार पैसा जमा करवाना बट कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। बस आज के लिए इतना रखते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारे हो गए, कल हम आगे करेंगे जो बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करके देता है उन सब के नाम। छुट्टी मत करना, कुछ पढ़ो और नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना कभी भी। ओके दीदी, थैंक यू। बाय बाय, वेलकम, थैंक यू दीदी। बाय बाय।